नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में एंटीलिया केस में फंसे सचिन वाजे का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। और आपको बता दें कि परमबीर सिंह को हाल ही में मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया था। इसके बाद आज उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी जिसमें अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में देशमुख को लेकर लिखा है कि सचिन वाजे ने मुझे बताया था कि अनिल देशमुख ने उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने को कहा था। परमबीर सिंह ने उद्धव को चिट्ठी में यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को कहा गया था कि वो 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करें। साथ में यह भी लिखा गया कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आधिकारिक आवास पर भी कई बार बुलाया था। वाजे को बार बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। परमबीर सिंह ने उद्धव को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करने के लिए अनिल देशमुख ने वाजे से कहा था कि मुंबई में तकरीबन 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य चीजें हैं जहां से 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। अनिल देशमुख ने इसके अलावा यह भी कहा कि बाकी फंड अन्य स्रोत से इकट्ठा किया जा सकता है। हालांकि अनिल देशमुख ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो महाराष्ट्र सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। अनिल देशमुख ने वाजे से पैसों की बात की थी। अब परमबीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि परमबीर सिंह का तबादला इसलिए किया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक कही जा रही थी। लेकिन अब जो निकलकर सामने आया है वो ये कि परमबीर सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और खुलासा इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र की सरकार इससे हिल सकती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वसूली रैकेट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था। आपको यहां पर यह भी याद दिला दें कि शरद पवार ने कल ही अनिल देशमुख से मुलाकात की थी। उनके आवास पर खुद वो पहुंचे थे और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि परमबीर ने बड़े आरोप अनिल देशमुख पर यहां पर लगा दिए हैं और आरोप सीधे सीधे इतने हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब हिल सकती है। बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, 3 पार्टियों का गठबंधन एक साथ महाराष्ट्र की सरकार में। लेकिन अब ये जो गठबंधन है शायद इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं। शिवसेना और एनसीपी के बीच में भी बड़ी दरारें यहां पर पड़ सकती हैं क्योंकि अनिल देशमुख पर इतना बड़ा आरोप, भले ही वो इस आरोप को पूरी तरीके से नकार रहे हो, भले ही इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि परमबीर ने इतना बड़ा खुलासा यूं ही नहीं किया है। अनिल देशमुख लगातार सचिन वाजे के संपर्क में रहा करते थे, लगातार सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया करते थे, अपने आवास पर बुलाया करते थे और बातचीत उनसे होती थी। 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठे करने को कहा गया था वाजे से और ये बात अनिल देशमुख ने कही थी, जिसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। ये कहानी शुरू हुई थी एंटीलिया केस से। अंबानी के घर के बाहर से जो कार मिली थी, विस्फोटक मिले थे, वहां से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है और उस विस्फोटक की जो आंच है धीरे धीरे सचिन वाजे तक आती है। सचिन वाजे को निलंबित कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद तमाम ऐसे खुलासे होते हैं जिसकी वजह से परमबीर को तबादले के लिए मजबूर किया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है क्योंकि सचिन वाजे से तमाम बड़े खुलासे हुए हैं।
और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ अनुज आत्रे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। प्रीति दुबे बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनुज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया गया है परमबीर की तरफ से अनिल देशमुख पर, महाराष्ट्र की सरकार पर संकट, आपका रिएक्शन? उसको जो है हर मामले में राजनीति करना है, जो कि बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण। जहां जहां ये सरकार में नहीं होते, जहां जहां ये सुनकर के जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है, ये इस तरह की राजनीति और जो है बहुत हल्की राजनीति का स्तर अपना ये करते जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। देखिए, गंभीर विषय है। महाराष्ट्र पुलिस इसमें लगी हुई थी जांच में। केंद्र सरकार ने बीच में अपनी जो है एनआईए को इसको जांच दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार है, केंद्र सरकार है, उनका अधिकार है, किसी को भी दे सकते हैं जांच। एनआईए जांच कर रही है। और हमारा तो पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी केस में, किसी भी अपराध के मामले में, किसी भी अपराधी को जो है पॉलिटिकल उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी सामने आना चाहिए, बिल्कुल सबूत के साथ आना चाहिए, और हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है, परमबीर बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पे किसी अधिकारी के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन नहीं, इनडायरेक्टली तो वही मतलब हुआ ना फिर। अब देखना पड़ेगा ये किसके इशारे पे आखिर इतना बड़ा बयान क्यों दिया उन्होंने, क्या अचानक कारण था ऐसा कि जो 2 दिन बाद ही इनको इस तरह के बयान देने पड़े। अगर ऐसी बात थी तो ये कैसे उसमें अगर थी तो ये तो सबसे पहले तो उंगली इनके ऊपर उठती है कि क्या ये उसमें संलिप्त थे। इसका मतलब तो पहले तो जांच इनकी होनी चाहिए कि अगर इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। तो मैं चाहूंगा कि ये तो बहुत गंभीर आरोप है और इसकी निश्चित तौर पे इसकी इंक्वायरी। परमबीर सिंह की जांच की बात आप कह रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब उनका तबादला किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा गया, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। तब तक तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है, तो वो सिर्फ काम को लेकर इस तरह से किया गया है, लेकिन अब जांच की बात कैसे आ गई? नहीं, देखिए, अभी उन्होंने तबादला होने के बाद किस तरह का कोई ये जो बयान दिया है, उस बयान की जांच होनी चाहिए। एक वो एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए थे और अभी भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कोई रिटायर्ड नहीं हो गए। तो अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होने चाहिए। बिना तथ्य के अगर बात बोली है तो भी गंभीर है, और अगर तथ्य के साथ बोली है और उसमें कुछ उनके पास इस तरह का कुछ है तो भी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की बातों पर, इस तरह के कृत्यों का हम समर्थन नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि पूरी तरह से जांच हो और सब सामने आना चाहिए। अगर ये सच निकलता है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए साफ तौर पर, और इसको वसूली रैकेट करार दिया है बीजेपी की तरफ से कि वसूली रैकेट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रहा है और जो महाराष्ट्र का लोकतंत्र है वो खतरे में है। अगर ये बात सच निकलती है तो क्या अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जाएगा? देखिए, तो एक काल्पनिक प्रश्न है कि अगर ये हो तो वो होगा, ये हो तो क्या होगा। हम कहते हैं कि पहले सिद्ध हो जाना चाहिए, अकारण ही आरोप नहीं लगा देने चाहिए। अनिल देशमुख जी की एक अच्छी छवि रही है और लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी हमने देखा है किस तरह से बिहार चुनाव के समय में सुशांत सिंह राजपूत का जो एक आत्महत्या वाला केस था, कैसे उस केस का राजनीतिकरण किया है कि किस तरह से बिहार में चुनाव में। ठीक है, प्रीति दुबे हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला सवाल उनसे, और वो सवाल आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि ठीक है प्रीति जी, क्योंकि लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है और अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बोलिए। काजल जी, पहले तो आप ये देखिए, महाराष्ट्र जो राजनीति परिवेश है इस वक्त इतना हिला हुआ है, और जो अभी मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, वैसे तो कांग्रेस हर जगह हो हल्ला मचा देती है कि पहले तो जब हम जांच करते हैं, जैसे जब इसका केस आया था, दिशा सालियान वाला आया या किसका भी आया है, या टूल्ट केस आया था, उस समय पे जब जांच हुई भी नहीं थी तब कांग्रेस ने इतना हो हल्ला मचा दिया था कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। आप आज ये बताइए कि इनकी सरकार यही जांच करेंगे, उन्हीं के ही कमिश्नर हैं, उन्हीं के इतने काबिल कमिश्नर हैं बंबई के परमबीर सिंह जी, जिन्होंने रिपब्लिक भारत का केस इस तरीके से सॉल्व किया, इन्होंने हर किसी का केस इस तरीके से सॉल्व किया, लेकिन आज जब अपनी बारी आती है तो आप ये सोचिए ये रक्षक थे कि ये भक्षक थे। आज जब इनकी बारी आई है तब आप ये गृह मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसके बाद में ये पुलिस तंत्र या कमिश्नर पे या महाराष्ट्र पे किसी भी जनता को इन लोगों पे विश्वास होगा? आज भी मैं तो बोलती हूँ सिर्फ अनिल देशमुख क्यों,
उद्धव ठाकरे जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। अब ये सरकार चल नहीं रही है, मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग करूंगी और मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी इस चीज में, हमारी केंद्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। जिस तरीके से एनआईए आई है तब इस चीज की जांच हुई। क्या पहले परमवीर सिंह यही उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, यही अनिल देशमुख जी गृह मंत्री थे, वही परमवीर सिंह थे और वही वाजे थे। आज वाजे इतना बड़ा प्यादा हो गया है कि परमवीर सिंह को बोलना पड़ रहा है और वो लिखित में लेटर दे रहे हैं। आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा है हम महाराष्ट्र किस तरीके से जा रहा है, कहां जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता क्या सोचेगी, उसके बारे में कोई ये राजनीतिक दल नहीं सोच रहे हैं। जवाब दीजिए अनुज आत्रे जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हर विषय में राजनीति नहीं करनी। हाँ। एक गंभीर विषय। और देखिए, कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से बात आ रही है, अभी इसमें कई कनेक्शंस देखे जाए कि ये जो गाड़ी जो मिली है मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर से, जो गाड़ी मनसुख हिरेन की जो गाड़ी मिली, उसमें जिलेटिन नामक विस्फोटक एक्सप्लोसिव उसमें से गाड़ी में से बरामद हुआ, जो पूरी जिलेटिन से भरी हुई थी। और जिलेटिन का कहीं ना कहीं इसकी जो कंपनी है, जो बनाने वाली नहीं, अनुज आत्रे जी ऐसा नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पूरे मामले को समेटती चली आ रही थी। अब तक इस पूरे मामले को समेटते हुए चल रहा था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई, वहां से निलंबित हो जाते, ठीक है, उसके बाद आंच आती है परमवीर तक, उनको ही वहां से हटा दिया जाता है, यानी रास्ता साफ कर दिया जाता है, बचने की पूरी कोशिश की जाती है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना बचते सरकार आ रही थी उतना कीचड़ फैलता जा रहा है, एक एक करके। मुझे लगता है अगर हम सिक्के का दूसरे पहलू देखें, हाँ, और अपना नजरिया अगर पॉजिटिव करके देखें, हाँ, तो ये देखिए कि ये सरकार कार्रवाई कर रही है। इसी सरकार ने कमिश्नर का तबादला कर दिया कि कहीं ना कहीं उनका इससे सचिन वाजे से कुछ कनेक्शन लिंक निकल रहा था। तो इस तरह की जब जैसी बात आई तो सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर पर, अगर नहीं तो प्रभाव अगर रखना होता तो कमिश्नर को वहीं रखते। परमवीर सिंह का इसलिए तबादला किया गया कि कहीं भी कोई इसी तरह की कोई आंच ना आए, जांच पर आंच ना है। तो आप अभी फिलहाल उनको अनसेंसिटिव पोस्टिंग दे दी गई है और वहां पर उनको हटा दिया गया। तो ये सरकार ने कार्रवाई की है। जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं आपको या फिर डर था या फिर महाराष्ट्र की सरकार को डर था कि कहीं परमवीर के रहते कोई बड़ा खुलासा ना हो जाए। नहीं, वो तो अभी भी है। हाँ, क्या नहीं, क्या वो फोर्स में नहीं है, क्या वो सर्विस में नहीं है, वो सामने है और उनको कौन रोक रहा है खुलासा करने से? हम तो चाहते हैं कोई अगर है तो खुलासा करना चाहिए। हमारी तो स्पष्ट मांग है कि सरकार के सामने आप खुलासा कीजिए। कोई अगर किसी भी तरह का कोई दबाव है या किसी तरह का किसी की कोई संलिप्तता है तो उनको सामने आके बताना चाहिए। इसीलिए तो सरकार ने तो सामने आके बता तो दिया, चिट्ठी लिख तो दी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी, और कैसे बताएंगे सामने आके? निश्चित तौर पे मैंने कहा कि अब आज उन्होंने बताया है तो उस पर सरकार को गंभीरता से उस पर कार्रवाई करेगी। हाँ। गंभीरता से चिट्ठी ली जाएगी और उसमें तथ्य देखा जाएगा। मैंने अभी पहले भी कहा, देखा जाएगा कि वो किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे, और अगर सच बोला है तो उसको तथ्य भी साथ में देने पड़ेंगे। और बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं, स्वागत करेंगे कि अगर किसी तथ्य के साथ वो पेश करें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी। ठीक है प्रीति जी, आपका भी लास्ट रिएक्शन लूंगी, समय की कमी है मेरे पास, तो लास्ट रिएक्शन बाद में लेंगे। लेकिन एक और मुद्दा आपको बताते हैं कि जो कि बीजेपी और कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। आज की बड़ी खबर यह भी है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी के पार्टी कार्यालय में आज असम के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटी हैं। ये घोषणा पत्र असम की जनता ने बनाया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आम जनता और किसानों मजदूरों से बात की है, इसलिए ये घोषणा पत्र 5 गारंटी लेता है। और वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम कहते हैं कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस देश की विविध संस्कृतियों पर हमला कर रही है, हमारी भाषाओं पर, इतिहास पर, सोचने के तरीके पर हमला किया जा रहा है। इसलिए यह घोषणा पत्र इस बात की गारंटी देता है कि हम असम राज्य के विचार की रक्षा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी अजमल पर नहीं, असम पर हमला कर रही है। लेकिन वही असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चाय की पहचान मिटाने वालों के साथ है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने 50-55 सालों तक भारत पर शासन किया है। वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है जो चाय से जुड़ी भारत की छवि को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इसके लिए कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? क्या वो सजा पाने के लायक नहीं है? ये सवाल आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से पूछे। लेकिन वहीं राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी अजमल के नहीं, असम के खिलाफ है। This manifesto here contains the aspirations of the people of Assam. We are aware
that the RSS and the BJP is attacking the diverse cultures of this nation, attacking our languages, attacking our history, attacking our way of thinking, our way of being. And so this manifesto provides 5 guarantees, but it also provides a guarantee that we will defend the idea of the state of Assam, the harmony in Assam, the traditions. और इस मुद्दे पर भी दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीति दुबे जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुज जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र असम में जारी कर दिया है और राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी असम के खिलाफ है, अजमल के खिलाफ नहीं है। क्या मतलब समझे इसका? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की एक नकारात्मक राजनीति की जो शैली, इनको सबका विरोध करना है जो इनके साथ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी संगठन से। आसाम के ये धुर विरोधी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार 5 साल से आसाम में है। क्या हालात कर दिया आसाम में इन्होंने? आसाम में बताएं कौन सा विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन अनुज जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी पार्टी चाय की पहचान मिटाने वालों के साथ है क्योंकि असम की पहचान चाय है। हाँ, निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री जी तो जो उनकी विफलता है, जिन जिन कामों में सबसे ज्यादा वो विफल हुए, उसका ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पर फोड़ते आए। आज बता दें जी, प्रधानमंत्री इस बात को क्यों नहीं बताते? 5 राज्यों के चुनाव है, जाए जरा बताएं अपनी, इनकी 7 साल से सरकार चल रही है, कि देश के हालात इतने खराब क्यों हो गए? क्यों आसाम में क्यों नहीं? 5 साल से इनकी जब डबल इंजन की सरकार चली तो बताए ना वहां पे कितने इन्होंने उद्योग लगाए हैं, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है। ठीक है प्रीति दुबे जी, चाय का कारोबार वहां बर्बाद हो रहा है, चाय बगान के मजदूर हैं, क्यों आज अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं? उस चीज का जवाब नहीं देंगे। ठीक है प्रीति दुबे जी, कैसे चाय की पहचान मिटाने वालों के साथ है कांग्रेस? मैं तो ये बोलूंगी, जिसकी खुद की जिस नेता की खुद की चाय से ही पहचान हो और वो चाय से कैसे अपनी पहचान मिटा सकता है, पहले तो कांग्रेस के ये प्रवक्ता जी को ये समझना चाहिए। पहले तो मैं ये पूछूं कि इनको कि आप 70 साल से जब कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया था भारत में, तब भारत में विश्व स्तर पे कभी हमने हर समय अपना मुंह नीचे किया हुआ था। आज यूपी का 4 साल का आपने रिकॉर्ड देखा होगा कि यूपी व्यापार के मामले में सबसे ऊपर हो गया है। आज महाराष्ट्र की हालत देखिए, आज राजस्थान की हालत देखिए, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी हम इनको सरकार दे दे और ये खाली लूट और खसोट और ये चंदा वसूली वाला गेम चलाएंगे और सरकार से चलाएंगे। तो राहुल गांधी जी या उनके लेकिन प्रीति जी, सरकार दे दे वाली बात आप कह रही हैं, इसका तो मतलब ही नहीं है ना। अभी सरकार किसके हाथ में आएगी ये तो दूर दूर तक पता ही नहीं है। नहीं तो वही तो हमने तो कहा, अभी तो चुनाव होने दीजिए ना। आपने अपना अभी तो घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि हम आसाम है और अजमल के खिलाफ है? जातिगत समीकरण तो कांग्रेस बनाती है, हमने कभी जातिगत समीकरण नहीं बनाया है। ठीक है, अनुज आत्रे आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, आपने अभी प्रीति जी से पूछा कि आप कैसे सरकार दे सकते हैं। हाँ। तो इनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रिजल्ट मालूम चल गया है, क्योंकि रिजल्ट तो कई बार ये खुद ही लिख देते हैं ना। जिस तरह से पीछे देखा गया है कि बटनों का खेल तो ये खेलना बहुत अधिक जानते हैं। यही बात बंगाल में हो रही कि अगर बंगाल में ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो कांग्रेस का गठबंधन वहां जीत रहा है और कम से कम बीजेपी तो कहीं फाइट में नहीं है। इनकी रैलियों में पब्लिक तक नहीं जुड़ रही। गृह मंत्री साहब की रैली की एक पीछे वीडियो वायरल हो रही थी। लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाना भी तो कांग्रेस का पुराना कल्चर हो गया ना। अगर जहां पर कांग्रेस हार जाती है वहां पर ईवीएम पर आरोप लगना है, वहां पर तो ईवीएम ही बदनाम होती है। नहीं, देखिए, कांग्रेस हारे या जीते उस बात का प्रश्न नहीं होता, लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ में जो मैजिक बटन आ गया है 2014 के चुनाव से, वो अपने हिसाब से ये रिजल्ट लिख रहे हैं। किसको हराना है, किसको जिताना है, मतलब असम में मतलब क्या समझे फिर? अगर आप कह रहे हैं कि अपने हिसाब से रिजल्ट लिख रहे हैं तो असम में बीजेपी की सरकार बन रही है क्या? देखिए, जिस तरह से प्रीति जी ने बोला है तो मुझे तो शक हो रहा है। तो उसका मतलब तो ये है, एक मिनट, उसका मतलब तो ये है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें पूरा भरोसा है। देखिए, हमें पूरा भरोसा है।
जनता के आधार पर पूरा भरोसा है, जनता कांग्रेस को जिता रही है, कांग्रेस के गठबंधन को जिता रही है। और ईमानदारी से चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा वहां पर। ये कैंडिडेट्स इनके जमानत नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आसाम को जो है विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, और कुछ नहीं मिला तो सीए एनआरसी का जो ये खेल इन्होंने खेला था, वो भी कहीं ना कहीं आसाम के इलेक्शन को लेकर के इन्होंने खेला था, जो कि इनकी जिस नीति में कामयाब नहीं हो पाया। ईमानदारी से कैसे होगा? ईमानदारी से एक मिनट, ईमानदारी से इलेक्शन कैसे होगा? ईमानदारी से तो लगभग हमेशा होता ही है। ईमानदारी से और कैसे ईमानदारी से होगा इलेक्शन? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव ईमानदारी से होते हैं, लेकिन इनके मैजिकल बटन के जो कई बार जो प्रश्न उठते हैं, अधिकतर उठते हैं प्रश्न, उस बात को लेके देश की जनता के मन में चिंता। मतलब कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है बटन पर सवाल उठाने के लिए, ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा इनके पास जादुई बटन आ गया कि ये नतीजे इनको पहले पता होते हैं। ठीक है प्रीति जी, आपका जवाब देंगे। कौन सा जादुई बटन आपके पास है कि आपको नतीजे पहले ही पता चल जाते कि हमारी सरकार बनेगी या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी? सब पता रहता है आपको, भविष्यवाणी कर देते हैं? नहीं सर, काजल जी, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड बोल रहा है, ये हमारा प्रधान सेवक का जो कॉन्फिडेंस है, जो उन्होंने जनता के लिए किया, ये जनता बोल रही है, ये पूरे भारत की जनता बोल रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। 70 साल में तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हमने तो 4 साल में हमने कील गाड़ के बताया है। हमने हमारे सारे जहां पे भी हमारी सरकार है, हमने उसको प्रोग्रेसिव स्टेट बना के बताया है। राजस्थान, जब राजस्थान का इलेक्शन हुआ तब ईवीएम खराब नहीं था। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब ईवीएम खराब नहीं था। जब आपकी सरकार आई दिल्ली में तब ईवीएम खराब नहीं था। तो कांग्रेस तो हमेशा ईवीएम का, मैंने बोला जनता पे, आपने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया है, तो आप तो लो कॉन्फिडेंस में चलेंगे ही नहीं सर। हम तो रिपोर्ट कार्ड बता के चल रहे हैं। आप तो फेल होने के बाद में भी आप सत्ता में बैठ रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जवाब। आपने जो कहा है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है। जो 70 सालों में किसी ने सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, वो तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने काम कर दिया है। ये हम तो क्या पूरा देश मान रहा है। जितनी भयंकर महंगाई और गरीबी आपके राज्य में हुआ है, कभी नहीं हुआ। आपका तो वो जो नारा है कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100, तो बताइए कौन सी सरकार ने किया ये तो आपने किया इन 70 अजमल पर नहीं, बीजेपी असम पर हमला कर रही है, क्या मतलब है इसका? अनुज आत्रे जी। हाँ, देखिए, असम पर हमलावर हो रहे हैं, असम की जनता के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, असम के विनाश को लेकर के ये हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने, तो आप संभालिए ना, तो आप संभालिए ना, फिर पार्टी किस लिए होती है? आप संभालिए वहां पर जाकर, बिल्कुल संभाल रहे। देखिए, आप भरोसा रखिए कि आपको जीत दर्ज होगी। राहुल जी इसीलिए सबसे ज्यादा समय असम में दे रहे हैं, क्योंकि असम की सरकार की इस बार बदलाव सीधा कांग्रेस मतलब बंगाल में भरोसा नहीं है, मतलब राहुल गांधी को अन्य राज्यों में या बंगाल में भरोसा नहीं, इसलिए बंगाल को राहुल गांधी समय नहीं दे रहे, या फिर अन्य राज्यों को समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समय दे रहे हैं, बिल्कुल समय देंगे। नहीं, दिख नहीं रहा है ना असम में, कहाँ दे रहे हैं? दिख कहाँ रहा है? असम में दिख रहा है सबको, बाकी कहाँ दिख रहा है? अब हम बंगाल में देख लेते, बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, वहां तो कांग्रेस कहाँ नजर आ रही? दूर दूर तक भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, कांग्रेस गठबंधन, कम्युनिस्ट का हमारे साथ जो गठबंधन है वो एक तरफा जीत रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हिंसक चुनाव का माहौल बना दिया है वहां पे, हिंसावादी। देखिए गठबंधन, देखिए जीत की भविष्यवाणी तो आप भी कर देते हैं। अभी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, अब जीत की भविष्यवाणी तो आपने भी कर दी कि वहां पर आपका लेफ्ट वो गठबंधन जीत रहा है बंगाल में। अब ये भविष्यवाणी तो आपने भी कर दी। मतलब जुबान एक जैसी, मतलब दोनों की जुबान एक जैसी है, पार्टी का डिफरेंस है, सिर्फ जुबान एक जैसी है। काजल जी, हम बात करते हैं जनता के भरोसे पर, हाँ। जनता के मैंडेट के विश्वास के ऊपर हम इससे विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन इनका विश्वास मतलब अच्छा, वो जनता पर नहीं, वो अपने भरोसे पर बोल देते हैं बीजेपी वाले। हाँ, ठीक है, ये अंदर की बात। ठीक है, प्रीति दुबे जवाब दे रही है आपका, मतलब खुद पर ही भरोसा है, जनता के भरोसे पर आप बिल्कुल नहीं बोलती। अपना पता है कि मोदी के चेहरे पर वोट मिलेंगे, मतलब सरकार बनेगी। 370 लेके जब हम संसद में बैठे हैं, हाँ। और उसके बाद में भी हम बात करेंगे कि हमें जनता का मैंडेट नहीं है, ये तो अपवाद वाली बात हो जाती है। और राहुल गांधी जी जो संसद से नदारद रहते हैं और वो असम में जरूर काम करते हैं, वो आज अगर ऐसी हालत होती तो अमेठी से भागे क्यों? जवाब दीजिए अनुता। कौन भागा अमेठी से? अमेठी के इतना अच्छा काम किया था राहुल गांधी जी ने, इतना अच्छा काम किया था, इतना अच्छा काम किया था अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर, भागे क्यों? क्यों उनको मैंडेट नहीं मिला?
क्यों उनको मैंडेट नहीं मिला? अमेठी से तो आपकी स्मृति ईरानी भागी हैं, जो चुनाव जीतने के बाद वहां पर उनकी अरे साहब 3 बार डट के मुकाबला करने वाले को आप भागना कहते हैं। आपको 70 साल से आपकी जड़ें उखाड़ दी जनता ने, उसके बाद में भी आप बात करते हैं हमारे से। देखिए, हम जनता के मैंडेट कभी ठीक है, ठीक है, किसकी जड़ें उखड़ी हैं और किसकी बची हैं ये आने वाले समय में पता चल गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असम में भी इस समय इलेक्शन है, वहां पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला गया है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक दिन में 3062 नए कोरोना के केस निकलकर सामने आए हैं, जो कि पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से अब एक दिन में सबसे ज्यादा है। नए केसों के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,55,857 हो चुकी है। बड़ी खबर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।